जो हमारा मिर्ज़ापुर है अभी वहीं का वहीं है, जैसे आज से 20 साल पहले जो चीज़ें थी वही है। ये पहला ऐसा प्रदेश है जहाँ प्रश्न आने से पहले उत्तर दे दिया जाता है। अभी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। देश के प्रधानमंत्री अगर बनारस का डेवलपमेंट कर सकते हैं तो मिर्ज़ापुर को क्यों वो दो आँख कर रहे हैं। नोटबंदी और इलेक्ट्रल बॉन्ड से बड़ा कोई घोटाला भारत में नहीं हुआ है। छोटे छोटे गांव है जहां पे सर पानी मुहैया नहीं कराया जाता। बेरोजगारी बहुत है, महंगाई चरम पर है। मैं जानकारी के लिए बता दूं 370 का हटाया है इन्होंने, और वो भी अपने उद्योगपति मित्रों के लिए। से देश में चाय वाले की सरकार आई है, तब से चाय वालों के लिए गर्व का विषय हो गया कि एक चाय वाला भी देश की सरकार चला सकता है। और चाय वाले की वास्तव में स्थिति क्या है, इतिहास में मिथक में जो चाय वाला था और जो वास्तव में चाय वाले हैं उनकी क्या स्थिति आइए जानते हैं। ये मिर्ज़ापुर की ऐसी चाय की दुकान है जहाँ बहुत सारे प्रबुद्ध लोग मिल जाते हैं, आम नागरिक मिल जाते हैं और पढ़े लिखे लोगों का यहाँ जमावड़ा रहता है। भैया आपका नाम क्या है? विजय गुप्ता। अच्छा, आप ये चाय कब से काम कर रहे हैं चाय का? ये हमारा 25-30 साल हो गया। हमारे बाबा, हमारे दादा ये सब करते आ रहे हैं, तो हम भी उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। और रही बात चाय की, तो हर वर्ग में आरक्षण है। अब हम चाहते हैं कि आगे आने वाली सरकार जो है, अब चाय वालों को भी आरक्षण का कुछ मौका दिया जाए। जो चाय वाले की सरकार थी, यानी मोदी जी कहते थे कि बचपन में उन्होंने बड़नगर स्टेशन पर चाय बेची और उन्होंने इसको बहुत ग्लैमर दिया। तो क्या चाय वालों का कोई कल्याण नहीं हुआ? देख ही रहे हैं, यहाँ तो सेल्फ डिपेंड है, आदमी अपना खुद कल्याण कर ले, बहुत भाग्य है। और कितना जो कारोबार आपका है, छोटा सा आपकी मेहनत का कारोबार है जी, उससे पूरा पारिवारिक जो दायित्व है आपका पूरा हो जाता है? हो जाता है। महंगाई लेकिन बहुत महंगाई तो है, नहीं महंगाई तो है। आपको क्या लगता है कि महंगाई से आप लड़ पा रहे हैं या महंगाई ज़्यादा? नहीं, लड़ तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिलहाल लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल आगे देखिए क्या होता है। इस सरकार से उम्मीदें तो बहुत हैं और फिलहाल हो भी रहा है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से ज़रूरतें हैं वो हिसाब से नहीं हो पा रही है। मैं यही लोकल का ही हूँ सर। मिर्ज़ापुर एक महत्वपूर्ण शहर है इस पूर्वांचल का, जो अपने कई कारण हैं जो इसकी चीज़ें बहुत प्रसिद्ध हैं। पीतल का उद्योग है, कालीन है, दरी है, कालीन है। इसके अलावा यहाँ का सांस्कृतिक पक्ष, यहाँ काशी प्रसाद जायसवाल जैसे महान लोग भी हुए, यहाँ बद्रीनारायण प्रेमधन हुआ करते थे, रामचंद्र शुक्ल भी यहाँ, रामचंद्र शुक्ल जी, और बड़े एक बौद्धिक, अभी मुझे लगता है भवदेव पांडे अभी पिछले कुछ साल पहले नहीं रहे, बहुत विद्वान आदमी थे। और इसके अलावा यहाँ पे पंडित मदन मोहन मालवीय जी की ससुराल भी है जी। तो और यहाँ जैसे कजरी, मिर्ज़ापुर की कजरी जी, मिर्ज़ापुर में बड़े लोक कवि हैं, बफ़र, तमाम सारी चीज़ें हैं जिसके नाते इस शहर को, इस जिले को हम जानते हैं। जी जी। उसके अलावा पहाड़ है, बिंडम, चुनार किला भी है यहाँ पे। तो ऐसे में लेकिन ये हेरिटेज नहीं लग रहा है। बनारस में जो भीड़ होती है हेरिटेज की वजह से, वो मिर्ज़ापुर में नहीं है। क्या आपको इसके पीछे कौन सी वजह है? उसके पीछे का जो मेन मुद्दा है वो ये है क्योंकि जो दो बड़े शहर हैं हमारे यहाँ पे, मतलब इस हमारे मिर्ज़ापुर के बीच में हम हैं। तो अगर आप पश्चिम में जाएंगे तो इलाहाबाद पड़ता है, प्रयागराज, और आप जब उधर साइड में बढ़ेंगे तो आपको वाराणसी मिलता है, जो कि दोनों आई थिंक मेरे हिसाब से दोनों जो है सिटीज़ डेवलप है और हो भी रही हैं डे बाई डे। बट जो हमारा मिर्ज़ापुर है अभी वहीं का वहीं है, जैसे आज से 20 साल पहले जो चीज़ें थी वही है। अगर थोड़ा बहुत ग्रोथ हुआ होगा तो वो बहुत मिनिमल है, इतना मिनिमम है कि उसको हम विकास नहीं मान सकते, क्योंकि जो स्पीड से मेट्रो सिटीज़ आपके डेवलप कर रहे हैं उस हिसाब से मिर्ज़ापुर डेवलप नहीं कर रहा है अभी। यहाँ का अगर हम पीतल उद्योग की बात करें तो वो भी अभी वैसे का वैसे है, उस पर कोई काम में नहीं होता है। कोई भी यहाँ के सांसद विधायक इनिशिएटिव नहीं लेते, उस पर वैसे का वैसे ही पड़ा है। और हम अगर टूरिस्ट प्लेस की बात करें तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। जैसे अगर हम चुनार किला की ही बात करें तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको वैसे ही चीज़ें मिलेंगी, गंदगी मिलेगा देखने को, और कोई भी वहाँ पे कोई भी नया चीज़ डेवलप नहीं हुआ वहाँ पे। मिर्ज़ापुर को इतना दबा दिया गया है दोनों सिटी के बीच में कि यहाँ विकास होने का नाम ही नहीं लेता, कोई जानता भी नहीं। अगर हम इलाहाबाद से अगर हम चले जाएंगे बनारस साइड में, बीच में मिर्ज़ापुर पड़ता है, ये कोई नहीं जानता है। एक मूवी आई, वेब सीरीज आई मिर्ज़ापुर, बदनाम करने वाली आई, बट मिर्ज़ापुर तो फेमस ही हो गया।
उसको दिल्ली मुंबई हर जगह जान गए, बदनाम भी कर दिया, उससे कुछ मिला नहीं। रितेश अग्रहरी। जी, आप क्या करते हैं? हमारा अपना बिजनेस है, कौन सा बिजनेस? मकान तोड़वाने का business है। मकान तोड़वाने का। लोग मकान बनवाते हैं, आप हम मकान तोड़वाते हैं? जी। तो ये क्या कब से कर रहे हैं मकान तोड़वाने का काम? हम ये काम 10 साल से कर रहे हैं। आपके काम में किस तरह का बेनिफिट है और किस तरह की परेशानियां हैं? बेनिफिट सर देखिए ऐसा है कि हम लोगों का काम जो है कि एक ठेकेदारी पे होता है। अब हम लोग मकान देख के लेते हैं कि मतलब हमको क्या बच जाएगा, कितना लेबर खर्चा आएगा, क्या कॉस्ट गिरेगा, गाड़ी से फिर मलबा हटवाने का काम, ये सब मतलब कुल मिला के ठीक ठाक है। अच्छा। और परेशानियाँ लेबरों की आती हैं। अब इस समय देखिए गेहूं कटाई का सीज़न फिलहाल अभी ख़त्म हो गया है, लेबर मिलने लगे हैं। अभी 2 महीने पहले एक भी लेबर नहीं मिलते थे, अब समस्या ख़त्म हो गया है। जो मकान तोड़ने का काम है विध्वंसक काम है और उसमें कई तरह के खतरे हैं। जी। उस खतरे में अगर कोई आप या आपके श्रमिक पड़ते हैं तो आप क्या उनके लिए किस तरह की चीज़ें? हम लोगों का सर देखिए रजिस्ट्रेशन हुआ है लेबर ऑफिस से, उसमें लेबर लोगों का इंश्योरेंस हुआ है और लेबर कार्ड बना हुआ है। तो ज़्यादातर रहता है कि हम लोग सेफ्टी जो उसका टूल्स वगैरह रहता है, हेलमेट, बेल्ट, वो सब लगवा के ही काम करते हैं। और अगर ज़्यादा खतरा समझ में आता है तो वो काम नहीं किया जाता, वो काम छोड़ दिया जाता है। चुनाव आ ही गया है लगभग। जी। चुनाव में अभी जो सरकार चुनाव से पहले है और जो सरकार आएगी, दोनों के बीच में आप क्या महसूस करते हैं कि कैसी सरकार थी और कैसी सरकार आप चाहते हैं? हम सरकार ऐसी चाहते हैं जो 2014 से अभी तक चल रही है भाजपा की। हम सरकार यही चाहते हैं कि भाजपा की ही सरकार बने और हम भाजपा को ही वोट देंगे। इसलिए कि देखिए भाई साहब जो अभी बोले हैं कि सरकार किसी की भी वो खाने के लिए नहीं देगा, ये बात सत्य है कि पैसा मतलब सरकार किसी को खाने के लिए नहीं देगा। सरकार अगर 5 किलो अनाज दे रहा है तो वो गरीबों को दे रहा है, उसमें कुछ मिडिल वर्ग के लोग भी हैं। तो सरकार किसको अनाज दे रहा है, किसको नहीं दे रहा है, कब बंद कर दे वो कोई ठीक नहीं है। अगर आदमी काम करेगा, मेहनत करेगा तभी कमा पाएगा। और रही बात अपने देश की सुरक्षा की, तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो हम मोदी जी को ही वोट देंगे। देश की सुरक्षा में ऐसी कौन सी चीज़ जुड़ी जिसको आपको लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है? देखिए सर, अभी हम एक जगह न्यूज़पेपर में देखे थे या शायद मोबाइल में देखे थे कि मतलब उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और उस समय पेट्रोल भी 83 या 85 रुपये लीटर था। उस समय सरकार के पास न तो लड़ाकू विमान थे, गोला बारूद ख़त्म कर दिए थे सब लोग, बोले कि मतलब अब दिवाला होने वाला है। और इस समय भी पेट्रोल लगभग 90-95 रुपये है। इस समय हमारा देश आर्थिक रूप से बिल्कुल मजबूत है। दुश्मन देश हमारे देश पे हाथ नहीं उठा सकता। कौन सा दुश्मन देश है? हाँ? किसको दुश्मन देश आप? बहुत से दुश्मन देश हैं। जैसे बगल में हमारा पड़ोसी पाकिस्तान देश है, वो तो पक्का दुश्मन देश है। अभी क्या दुश्मनी आप महसूस करते हैं? दुश्मनी हम नहीं महसूस कर रहे हैं, हम अभी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। और अभी चीन के बॉर्डर पर लोग कह रहे हैं कि चीन ने बहुत सारी जमीनें भारत की कब्जा कर ली। वो तो भाई सब जानते हैं। उसको क्या मानते हैं? अब उसको क्या बोले? सुरक्षा की दृष्टि से क्या है? सुरक्षा की दृष्टि से भाई अब जो चीन कब्जा कर चुका है वो तो कब्जा कर चुका है। ये तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट भी ये जानता है कि जो कब्जा है वही उसका मालिक है। नहीं, लेकिन कब्जा छुड़वाना उस पर ये नहीं, कब्जा तो छूटेगा। की सरकार नहीं बोलेगी। अरुणाचल प्रदेश का नाम बदल दिया, उस पर ये नहीं बोलेंगे। सुरक्षा की बात कर रहे हैं, राफेल की बात कर रहे हैं। हाँ, सुरक्षा और राफेल की बात कर रहे हैं, 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं। हमारे आपके घर के लड़के 10 साल से इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उनके पास कोई जॉब नहीं है, महंगाई, बेरोजगारी। ठीक है, इसके बाद जितनी भी सुविधा सरकार से जनता को मिलनी थी वो सारी सुविधाएं बंद हो गई। आपको याद होगा रेलवे में 60+ वालों को डिस्काउंट मिलता था, अब तो 10 साल वाले के बच्चे को भी टिकट का पैसा देना पड़ेगा। हाँ, कोविड शील्ड लगवा दिया इन्होंने, साइलेंट हार्ट अटैक से लोगों की मौत हो रही है और अब सरकार कहती है कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। आप भी पत्रकार हैं, आपको भी कहीं ना कहीं से ज़बरदस्ती लगवाया गया होगा। ठीक है, आप कहते हैं कि आर्थिक रूप से भारत मजबूत है। ठीक है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड देख लीजिए, राफेल घोटाला देख लीजिए, नोटबंदी देख लीजिए। नोटबंदी और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से बड़ा कोई घोटाला भारत में नहीं हुआ है। ठीक है, ये कहते हैं कि अभी बोल रहे थे, हमको लगता है अंधभक्त टाइप के लोग होंगे, इनका देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। 5 किलो राशन जिसे है ना कि 5 किलो राशन पे इतना गुमान। हाँ,
तो हम बिना खाए मरेंगे। वो कहा जाता है कि पितरी के नथिया पर इतना गुमान, हाँ। सोने का रहत तो चल तू उतार। हाँ, तो जब 5 किलो राशन पे इतना गुमान है और हम मर जाएं, मतलब आप समझिए कि दवा, कपड़े और कापी किताब पे 18% GST लगती है और हीरे पे 3% GST लगती है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा व्यापारी है, हम लोग छोटे व्यापारी हैं। हम आप ये कपड़ा पहने, इस पर 18% GST लेते हैं। मेरी उम्र 44 साल है, मुझे लगता है कि मैं 16-17 साल से मार्केट में सक्रिय रहता हूँ और ये पहली गवर्नमेंट है जिसने कापी और किताब पर टैक्स लगाया। मतलब अनपढ़ रहेगा इंडिया तो मोदी मोदी करेगा इंडिया, तो ये इनका सोच है। पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान मतलब ये इन्होंने कहा कि हम नोटबंदी कर देंगे तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। हुआ क्या? भारत पाकिस्तान नहीं हुआ क्या? आप बताइए, हुआ क्या दिवालिया पाकिस्तान? नहीं हुआ ना। लेकिन कितने लोग लाइन में लग के मर गए, कितने लोग मर गए, उसका हिसाब ये नहीं देंगे। देश का प्रधानमंत्री बोलता है संसद भवन में कि कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई, जबकि WHO कहता है कि 40 लाख लोगों की फर्स्ट फेज में कोरोना से भारत में मौत हुई है। इसका जिम्मेदार है कोई? आप बताइए। जिम्मेदारी जब ऑक्सीजन की जरूरत थी भारत की, देश की जनता को, तो ये इन्होंने एक्सपोर्ट किया ना। न इनके पास स्वास्थ्य का कोई संसाधन था, न अस्पताल थे, न कोई सरकारी सुविधा मिल रही थी। झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ सब लोग लिखते हैं, झोला छाप डॉक्टरों ने काफ़ी हद तक मदद किया लोगों की। अब आप बताइए कि कहते हैं कि देंगे वोट, मंदिर, इनके पास सिर्फ 3-4 मुद्दे हैं, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान। हम कहते हैं आपने मंदिर बनवाया, ठीक है, पहले आत्मा फिर परमात्मा। पहले हमारा पेट भरे रहेगा तब हम राम राम करेंगे। जब पेट कौकिया रहा है, खाली है, तो हम कैसे राम राम करेंगे? आप बताइए, करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, ऐसा क्यों? अरे मंदिर के नाम पे कह तो रहे हैं कि जो भगवान का फ्री में मंदिर यात्रा कराएंगे और वहाँ 40 रुपए की चाय और 60 रुपए का ब्रेड मिल रहा है। हमारे यहाँ मिर्ज़ापुर में चाय की दुकान पर आप खड़े हैं, स्पेशल चाय पीजिए, 10 रुपए में देते हैं। हाँ, ये भी, लेकिन इन्होंने भी कहा कि सरकार वही चाहिए, चाय वाले की। अब वो चाय बेचने वाले का समर्थन कर रहे हैं ना, वो चाय बेच के प्रधानमंत्री हुए और ये भी चाय बेच के मुख्यमंत्री होना चाह रहे हैं। आप समझिए, मामला यहाँ ये है कि मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री। आपने चाय बेचते मोदी को देखा क्या कभी? नहीं, कभी नहीं। वो तो लेकिन इनको हम लोग देख रहे हैं। अगर ये मुख्यमंत्री बन के कह देंगे कि हमने चाय बेची थी तो हम लोग समर्थन करेंगे, हाँ हमने पिया है। लेकिन मोदी जी को तो कोई नहीं देखा। देखिए भैया, लाली पाप दिखाइए, 15 लाख खाते में नहीं आए, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है, महंगाई कम नहीं हो रही है, देश का रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री गिरता है। और प्रधानमंत्री जी के अगर तनिक भी पानी हो तो इस्तीफा दे दे। लेकिन पानी तो नहीं है। पानी नहीं है। अब आप सुनिए, हमको रोजगार की जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, काम की जरूरत है, और आप मंगलसूत्र की बात करते हो। घर की बीवी का मंगलसूत्र तो बचा नहीं सके, दूसरे की बात क्यों करते हो? पहले घर में झांको ना, पहले घर में झांको। बहुत अच्छा, बहुत गर्मजोशी आई। आप अपना नाम पहले बताइए। संजय दुबे नाम है मेरा। जी, क्या करते हैं आप? मैं ऐसे समाज सेवा करता हूँ। एक जिसकी ज़रूरत हो मुझे बुला ले, मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ। मेरा कोई काम नहीं है। आपका नाम क्या है? गुलाम हैदर। आप क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, कौन सा भी? प्रॉपर्टी का। अच्छा, तो अभी जो सीजन चल रहा है, अभी जो सत्र चल रहा है, समय चल रहा है, उसमें आपके धंधे पर क्या, मैंने किस तरह से चल रहा है धंधा? काफ़ी असर पड़ा हुआ है धंधे पर। हमारे धंधे पर नहीं, करीब सारे धंधों पर काफ़ी असर पड़ा हुआ है। तो ये जो चुनाव हो रहा है, मिर्ज़ापुर शहर में आप रहते हैं, मिर्ज़ापुर शहर फिलहाल एक मंत्री का संसदीय क्षेत्र है। उस मंत्री ने क्या किया इस शहर के लिए या इस ज़िले के लिए, अपने संसदीय क्षेत्र के लिए? मंत्री ने जो किया, जो उनके स्तर पर हो सकता है, उन्होंने अपना काम किया। लेकिन शहर में बेरोज़गारी बहुत है, महंगाई चरम पर है, जो कि सरकार से हमारा अनुरोध है इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। बच्चों का जॉब नहीं है। तो जैसे मिर्ज़ापुर शहर में जो अभी बुनियादी सुविधाएं और समस्याएं हैं, उनके ऊपर क्या काम हुआ पिछले दिन? बुनियादी समस्याएं तो पूरे मिर्ज़ापुर नगर में इस वक्त नर्क का हाल पड़ा हुआ है। सारे रास्ता, सारे रोड एकदम, हर हाल में किसी भी रोड पर चले जाइए
सब जगह खन कर रखा हुआ है। आने जाने में नगर वासियों को काफ़ी दुश्वारी उठाना पड़ता है, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। घर में सुबह शाम लोग झटकते रहते हैं, साफ सफाई करते रहते हैं। तो क्या ये विकास के कारण से हो रहा है? विकास तो दिखाई नहीं दे रहा है। खुदाई हो रही तो विकास आएगा, रास्ता उसी के लिए बन रहा है, ऐसा मान लीजिए। दिखाई दे तब न हम कहें कि विकास दिखाई दे रहा है। क्या योजनाएं हैं ऐसी जो चल रही हैं जिनकी वजह से पूरा शहर खोदा जा रहा है, कुछ पता है? अब तो ये सरकार बताए, जो उनके ठेकेदार हैं वो बनाए कि जिस रोड को एक बार खोदा जा रहा है, फिर दोबारा खोदा जा रहा है, तिबारा किया जा रहा है, उसको उसी तरह से छोड़ दिया जा रहा है। आने जाने में हम सबको तकलीफ उठाना पड़ता है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम महेंद्र है। जी, क्या करते हैं आप? हम एओ हैं LIC में। अच्छा, हाँ, अभी चुनाव होने जा रहा है, किस तरह का माहौल है आपके जिले में? पॉजिटिव माहौल है। जैसे किस किस सेंस में? हर सेंस में मतलब कि ऐसा कोई नहीं है कि कोई मतभेद हो, मतलब किसी भी चीज़ का। सब ये है कि ये चाय का दुकान है, सब जिस तरह से मिलजुल के रहते हैं उस तरह से मिलजुल के सरकार चुनेंगे। तो अभी जैसे यहाँ की जो सिटिंग सांसद हैं, हाँ, उनके प्रति थोड़ा असंतोष भी दिख रहा है इस नगर में, आपको क्या लग रहा है? असंतोष क्या है, देखिए सरकार तो अपनी तरफ से जो प्रयास करती है, अब हमारे दरवाजे के किनारे पे कूड़ा है तो हमारा भी तो फर्ज बनता है उसको हटाएं। पूरा सरकार हटाएगी, आम पब्लिक के नाते हमारा भी फर्ज बनता है, सरकार तो करेगी। सरकार के साथ आम पब्लिक की जिम्मेदारी है कि जहाँ वो देख सके सुधार हो वो सुधारे। अभी मैंने जो आने वाला समय है, हाँ, उसमें आप ये मानते हैं कि इन लोगों को और मौका मिलना चाहिए? हाँ, जो अच्छा करे उसको मौका मिलना चाहिए। बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं जहां पे सर पानी मुहैया नहीं कराया जाता। आप विश्वास नहीं करेंगे वो कैसे पानी भरते हैं, वो मतलब गड्ढों में से पानी भर के वो जी रहे हैं। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ से चुन के जाते हैं सांसद और विधायक, वो केवल पहले तो वो बहुत गरीब होते हैं और स्कूटर वगैरह से चलते हैं, लेकिन वो जब पा जाते हैं कुर्सी तब वो 4 व्हीलर्स चलते हैं। फिर उनके पास उतना समय नहीं होता कि वो जाके एक बार झांक ले कि जिस मतलब हम जहाँ से निकले हैं उस जगह को ठीक करें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि नेता केवल अपने आप को ही देखते हैं, वो समाज को नहीं देखते हैं, जबकि हम लोग ही उनको चुनते हैं। शिरीष मिश्रा नाम है मेरा और मैं मूलतः घोरावल मिसिर मजगाँव का हूँ जी, और अभी बनारस में घोरावल में रॉबर्ट्स में मिसिर मजगाँव। तो अभी जो चुनाव का माहौल चल रहा है उसमें आपको क्या लग रहा है, कैसा मैंने क्या माहौल है? मैं देख रहा हूँ लोग बोली, देखिए थोड़ा सा जो इस समय जो लोगों का जो परसेंटेज है, जो भावनाएं हैं, वो लोगों की थोड़ा सा अभी कम जुड़ाव हो रहा है लोगों का कि हमें चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हमें अपने जो हमारी मत है उसका प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों को भी प्रोवोक करना चाहिए कि वो भी आगे आएँ, पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें उसमें। जीते कोई भी, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन वो बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले, वो ज़्यादा ज़रूरी है। नागरिक ये सोचता है कि जब हमारी सुनी नहीं जाएगी तो हम बोलें क्यों, वो अपने आप को पीछे खींच लेता है। लेकिन अब सामने आकर के अपनी बात रखने की ज़रूरत है। मिर्ज़ापुर की एक बैठक में आए हैं हम लोग, और जैसा कि लग रहा है चुनाव पूरी तरह से उदासीनता के माहौल में हो रहा है। अभी यहाँ 7वें चरण में चुनाव होना है, लेकिन जो राजनीतिक गर्मजोशी पिछले चुनावों के दौरान देखने को मिलती थी वो अब नहीं है। यहाँ इस बैठक में कई लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का माहौल चल रहा है और वे क्या सोच रहे हैं, किस तरह की सरकार के बारे में सोच रहे हैं, कैसी गवर्नेंस के बारे में सोच रहे हैं और पिछली सरकार का अनुभव उनका क्या रहा है। आपका नाम क्या है? कृष्ण गोपाल चौबे। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है लेकिन कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई पड़ रही, इसके पीछे क्या वजह? एकदम न्यूट्रल है भैया, सब जगह से कहीं कुछ नहीं, सब महंगाई, बेरोजगारी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के करके बच्चे घूम भी रहे हैं, कोई नौकरी नहीं। तो बुनियादी समस्या किस तरह की है जो आपको लगता है कि जो निर्णायक हो जाएगी? अब ये तो वक्त बताएगा। फिर भी जैसे आपने कहा बेरोजगारी है, महंगाई है, ये तमाम सारी चीज़ें। बेरोजगारी तो चरम पर है ही है, तो ये एक निर्णायक मुद्दा हो सकता है। हाँ, निर्णायक मुद्दा जो कि देखने पर भी, देश में भी देखने पर लग रहा है। ये जो सरकार है अभी जी,
उस सरकार से क्या उम्मीदें थी जो पूरी हुई और नहीं हुई? लोगों को, पूरे देश को तो बहुत बड़ी उम्मीद थी कि मोदी जी कह के आए थे कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन कहीं भी नहीं। जो भी परीक्षाएं भी हुई बच्चों की, वो भी कोई निर्णायक जगह पर नहीं पहुंची। क्या युवाओं का दर्द कोई जानने वाला नहीं है? युवा जान रहे हैं कि अगर उनको अभी नौकरी नहीं मिली और उम्र बीत जाएगी तो फिर वो अपने लिए रोजगार खोजते खोजते एक समय लगाएंगे, पैसा कहाँ से आएगा? आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश यादव है। ये पहला ऐसा प्रदेश है जहाँ प्रश्न आने से पहले उत्तर दे दिया जाता है जी, हाँ। जहाँ पेपर लीक के मामले आए दिन आते रहते हैं। हमारे नौजवान दूर दूर से एग्जाम देने आते हैं, उसके पहले ही पेपर लीक हो जाता है। हजारों करोड़ों रुपया का नुकसान सरकार का हो रहा है और सरकार ही जानबूझ के पेपर लीक करवा रही है, जो हमें सरकार को रोजगार ना देना पड़े। नौजवान चाय की दुकान, पकौड़े की दुकान, जो मोदी जी ने कहा था कि पकौड़े की दुकान लगाओ, तो आज नौजवान पकौड़े की दुकान लगा के अपना जीवन यापन कर रहा है। सभी प्रतियोगी हताश है, निराश है। सुसाइड के मामले आप अखबार उठा के देखिए, 30 साल से 35 साल के नौजवान सुसाइड कर रहे हैं। कोविडशील्ड की जो वैक्सीन लगी उससे इन्होंने जल्दीबाजी में करोड़ों लोगों भारतीयों को वैक्सीन लगवा दिया, उससे 50 करोड़ चंदा लेके। आज हार्ट अटैक से लोगों की मौत हो रही है, उस पर सरकार चुप है। सरकार बता रही है कि हार्ट अटैक का मामला जो है ये अपने से हो रहा है, लेकिन कोविडशील्ड जो बनाने वाली कंपनी है वो WHO और UN में बता रही है कि इसमें हार्ट अटैक की वजह है। तो भारत उससे चंदा लेके जल्दबाजी में करोड़ों लोगों को लगवा दी, और जिसके हजारों लोगों का मौत रोज हो रहा है। आप बताइए, आंकड़ा सरकार नहीं दे पा रही है। आप बताइए, इस शहर में है, इस शहर में आपको रोजगार कायदे से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? इस शहर में आधे से ज़्यादा लोग दमा की बीमारी हो गए। आप देखिए, अभी खड़े हैं, अभी आपका सांस लेना बंद हो जाएगा, इतना धूल है। घर से नहा के निकलिए, पाउडर अपने आप लग जा रहा है, बाल झड़ जा रहा है बहुत नौजवानों का। देखिए हमारा ही देखिए। आप आने वाले दिनों में कैसी सरकार चाहते हैं? हम लोग इंडिया गठबंधन लायंस की सरकार चाहते हैं, जिसमें रोजगार की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, देश की बात हो। ये जो मंदिर बनाने वाले और हिंदू मुसलमान के नाम पे जो वोट पा रहे हैं, जो ध्रुवीकरण करके वोट पा रहे हैं, ऐसी सरकार को हम लोग भगाना चाहते हैं। जिससे नौजवानों को लैपटॉप मिले, उनको रोजगार मिले, ऐसी सरकार हम लोग चाहते हैं। बड़े गर्व से कहते हैं कि मैंने 370 हटा दिया, बोलते हैं ना। मैं जानकारी के लिए बता दूं, 370 का हटाया है इन्होंने, और वो भी अपने उद्योगपति मित्रों के लिए। मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि कश्मीर में इनके जो मित्र हैं अदानी और अंबानी, उनके लिए इन्होंने ज़मीन लीज करने के लिए वो धारा हटाई है। 370 का मूल हटाया क्या? आप बताइए, हटाया क्या? 370 का जब मूल आप हटाएंगे तब ना हम मानेंगे कि 370 आपने हटा दिया। अब आप को हम लाभ देने के लिए 370 का हटा दिए। अब आप आइए, अपनी ज़मीन खरीदिए, व्यापार करिए। तो अब आप झूठा लालीपाप भाई 10-15 लाख खाते में आए आपके। हम भी तो जो इंतज़ार कर रहे हैं भैया कि कब आएगा। अब तो नहीं आएगा। नहीं, अभी आएगा, अभी आएगा। और जो अंधभक्त हैं और जो आपकी गोदी मीडिया है, उसको मोदी मीडिया कह लीजिए, तो वो यही बात बोलेंगे। और वो देखिए, मीडिया में पारदर्शिता अब खत्म हो चुकी है मनमोहन जी के बाद। एक वीडियो मैं कल देख रहा था, ढेर सारी आइडिया मनमोहन के समय में एज ए PM लगी हैं। इनसे आपने 10 साल में कोई डिबेट किया क्या? ये डिबेट ये करेंगे, कंगना रनौत को इंटरव्यू देंगे, अजय देवगन को देंगे, अक्षय कुमार को देंगे। बाकी अगर आम पब्लिक के बीच में आप जाइए, लालीपाप से भी आप पेट नहीं भरेगा। देखिए, आम चूस के खाने का काम पब्लिक नहीं पूछती है, ये सवाल नहीं करती है। इसलिए उन्होंने राहुल गांधी आ रहे हैं तो संविधान में बदल देंगे पूरा। कौन, राहुल जी की मोदी जी? मोदी जी के सांसद कह रहे हैं कि 400 पार आएंगे तो इस बार वोट देने का मौका ही नहीं मिलेगा। कह रहे हैं कि राहुल गांधी आए संविधान पूरा बदल देंगे। हाँ, अच्छा। अब इनको जानकारी होगी, हमारी कोई पार्टी नहीं है, लेकिन जो हकीकत के मुद्दे हैं, मुझे रोजगार चाहिए, आप रोजगार दे दीजिए। 5 किलो राशन की क्या जरूरत है? नहीं भाई, अगर हमको आप रोजगार दे देंगे, हम नौकरी करेंगे, तो हम क्यों ना 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगेंगे। एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि 5 किलो राशन 100 रुपये का देते हो आप, 400 का सिलेंडर 1200 में, 70 का पेट्रोल 100 रुपये में, 56 का डीजल 100 रुपये में। इसके अलावा आपने अगर घर का निर्माण कराया तो 2014 में 230 रुपये बोरी सीमेंट था, अब 450 का मिलता है। 3,000 का सरिया 6400 में मिल रहा है, 7200 तक रेट गया था। ये तो अभी नमूना है। सरसों का तेल देख लीजिए, 100 रुपये में लेते थे, 180 रुपये में बिक रहा है। फार्चून 85 का लेते थे, 155 में बिक रहा है।
ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, केवल 5 किलो राशन दिख रहा है। उस 5 किलो राशन से कितना नुकसान देश की जनता का हो रहा है। आप टैक्स हर चीज़ पर लेते हैं। आप आए सत्ता में तो आपने कहा कि हम एक टैक्स की बात करते हैं, आज हर सामान पर टैक्स है। आप बताइए, कोई सामान हो 65,000 की बाइक बिकने वाली 1,05,000 की बिक रही है, तो अगर हम कंपनी वाले हैं, हम आपको चंदा दे रहे हैं, तो आप उसको 4 लाख का बेच दीजिए। हमारी मजबूरी है, हमको खरीदना पड़ेगा, चाहे घर का खेत बेच के लें, चाहे खून बेच के लें। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपको। मिर्ज़ापुर में केवल शांति ही नहीं है, अशांति भी बहुत है, असंतोष बहुत है, आक्रोश बहुत है युवाओं में। युवा पीढ़ी अपनी बात रखना चाहती है और वो अपनी बात रखती है। उसको रोज़गार की ज़रूरत है, उसको लगता है कि एक अच्छा देश जहाँ की अफवाहें न हो और जहाँ लोगों की भावनाओं को कुचला न जाए, ऐसा देश चाहती है युवा पीढ़ी मिर्ज़ापुर की। गांव के लोग के लिए मैं रामजी यादव।